बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरी हम्बल एफर्ट को पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, जिससे मेरा हौसला जो है वो बढ़ रहा है और मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद काम करूं। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आप दोस्तों के सामने हाजिर खिदमत हूं वो स्पेशली मेरे यंग लॉयर्स के लिए है कि जिनको ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि किसी भी सिविल सूट की जो स्टेजेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ड्राफ्टिंग से लेकर एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन कौन कौन सी स्टेजेस हैं और किस किस तरह से ये काम करते हैं और लॉ के लिहाज से भी इसको क्या क्या अहमियत हासिल है वो देखना आज के टॉपिक में बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहली जो स्टेज आती है किसी भी सिविल सूट के अंदर, दैट इज द ड्राफ्टिंग ऑफ द सूट। और ये ड्राफ्टिंग जो है इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इसके अंदर सारी उम्र की जो रिसर्च वर्क है वो आपकी इंक्लूड होती है। इसलिए ये यंग लॉयर्स के लिए बड़ा जरूरी है कि जिस हद तक रिसर्च हो सके उस हद तक अपने आप को रिसर्च की आदत डालें। ये कभी भी जो ड्राफ्टिंग, ये जो हमारे दोस्त जो हैं बाज दफा क्लर्क साहबान से, सीनियर क्लर्क साहबान से या अपने असातिज़ा से ड्राफ्टिंग करवा लेते हैं, उस ड्राफ्टिंग से आप कभी भी माहिर नहीं हो पाएंगे जब तक कि आपको तमाम चीजों का खुद ब खुद इल्म नहीं है। तो आप एक जब तक अच्छे ड्राफ्ट दावा करने वाले नहीं वकील हो सकते उस वक्त तक आप एक अच्छे वकील भी नहीं हो सकते। क्योंकि अगर ड्राफ्टिंग के अंदर आपने कोई सुकम छोड़ दिए, ड्राफ्टिंग के अंदर आपने कोई बातें छोड़ दी, तो वो फिर आपको एविडेंस में उनका फायदा नहीं मिलेगा। एविडेंस आप जितनी भी इंप्रूव कर लें, अगर ड्राफ्टिंग के अंदर वो बात आपके मौजूद नहीं है तो फिर वो एविडेंस में भी बात आपको कोई फायदा नहीं देगी, आप जितना मर्जी अपनी एविडेंस को इंप्रूव कर लें। तो इसलिए ही कहा जाता है कि ड्राफ्टिंग जो है वो आपका पहला स्टेप है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर देखें हम लिमिटेशन को भी देखते हैं कि लिमिटेशन क्या हिट तो नहीं कर रही, क्या मल्टीपल काज ऑफ एक्शंस जो हैं उनको हम ज्वाइंट कर रहे हैं, लॉ हमें क्या परमिट करता है। अगर ऑर्डर 2 के तहत हम देखें तो लॉ ये भी कहता है कि हम अगर किसी बात को रिलिंक्विश कर गए, छोड़ गए, तो उस क्लेम को नहीं कर सकते। उस बात को भी हमने ख्याल में रखना है कि क्या मेरी ड्राफ्टिंग जो है वो किसी राइट को मजरू तो नहीं कर रही कि वो मैं उस बात को अगर निकाल दूं तो वो कल को वो क्लेम ही ना कर सके। और फिर देखिए उसी ड्राफ्टिंग के अंदर हमने पार्टीज का जो बनाना है, नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टीज, वो भी लॉ के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। क्यों है कि जिनके खिलाफ मुझे दाद रसी है, अगर मैंने उनको पार्टी नहीं बनाया तो फिर कैसी ड्राफ्टिंग है। इसलिए नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टी, और अगर मेरी दावा को डिग्री हो जाता है तो उस डिग्री की इंप्लीमेंटेशन के लिए जिस अदारे के पास जाना है, जिस शख्स के पास जाना है, जिसके खिलाफ मैं डिग्री ले रहा हूं, अगर उसको पार्टी नहीं बनाया तो फिर क्या फायदा। इसलिए ड्राफ्टिंग के अंदर आपको तमाम चीजों का अहाता करना है। आपने पार्टीज को देखना है, आपने कॉज ऑफ एक्शन को देखना है, आपने अपने क्लेम्स को देखना है, फिर आपने ये भी देखना है कि क्या ये जो लिटिगेशन है ये ऑलरेडी कोई एंड तो नहीं हो चुका, जिसके अंदर रेस्ट जुडिकाटा का भी पॉइंट है, जिसके अंदर रेस्ट सब जुडाइस का भी है कि अगर कोई मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है तो आपने उसके अंदर कैसे हवाला देना है। बार ऑफ द सूट्स को भी देखना है कि क्या ये जो मैं आज दावा करने जा रहा हूं ये लॉ मुझे बार तो नहीं करता, कि ऐसा तो नहीं है कि ये मैं कर नहीं सकता। जैसे कोई जजमेंट एंड डिग्री ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो तो आप उसके लिए अलहदा से दावा नहीं फाइल करेंगे, आप उसी जजमेंट एंड डिग्री को चैलेंज करेंगे इंटू 12(2) सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के तहत जजमेंट और डिग्री को चैलेंज करेंगे। तो ये इसलिए मैंने बड़ा एम्फेसाइज किया ड्राफ्टिंग ऑफ द सूट के ऊपर कि आपको सूट ड्राफ्ट करते हुए तमाम चीजों का अहाता करना जरूरी है। जैसे अब इसके अंदर एक और पॉइंट है, जैसे अभी हमने पार्टीज का देखा,
उसके अंदर क्रक्स के अंदर जाते हुए हमने ये देखा कि क्लेम कौन सा आना है, कौन से क्लेम इकट्ठे किए। फिर बात आ जाती है ज्यूरिसडिक्शन की, कि कौन सी अदालत को ज्यूरिसडिक्शन होगी, किस अदालत में ये सूट फाइल करना है। 2 के सेक्शन 9 ये कहता है सिविल कोर्ट इज द अल्टीमेट कोर्ट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन, कि सिविल कोर्ट के अंदर हर किस्म का दावा आ सकता है अनटिल एंड अनलेस कि वो बार हो। अगर उसको स्पेसिफिकली बार कर दिया गया कि वो रेवेन्यू कोर्ट में आना था, वो किसी कस्टम कोर्ट में आना था, वो टैक्सेशन के पास जाना है, एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास जाना है, सेल्स टैक्स का मैटर है, व्हाटसोएवर द थिंग्स आर, वो ज्यूरिसडिक्शन हमने तयन करनी है। क्या उस अदालत को, क्या जो मैं क्लेम करने जा रहा हूं, क्या वो मैं क्लेम कर भी सकता हूं या नहीं कर सकता, ये देखना बड़ा जरूरी है। और इसी तरह यह भी देखना बड़ा जरूरी है, अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आप प्रॉपर्टी के मैटर में ही है तो फिर भी आपको यह देखना जरूरी है कि अगर मल्टीपल प्लेसेस पर प्रॉपर्टी है तो ऐसी सूरत हाल के अंदर कौन सी कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन रखती होगी। तो ये भी हमने उसके अंदर ड्राफ्टिंग के अंदर ही बेसिकली जब हम एंड पर देते हैं दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज द ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई दिस सूट, तो उसके अंदर हमने ये बात लिखनी है। तो वो हमें पता होगा तो हम देखेंगे ना कि इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनती भी है कि नहीं बनती। चले, ये अब सारी चीजें, ये ड्राफ्टिंग, इसका मतलब है कि एक वास्ट हमें इसके ऊपर भी एक लेक्चर बनाना है, और इंशाल्लाह हम केसेस हर एक का अलग अलग से भी ड्राफ्टिंग का लेक्चर बनाएंगे। लेकिन अभी एक छोटा सा हमने इसको दिया क्योंकि हम स्टेजेस डिस्कस कर रहे हैं। जब ये ड्राफ्टिंग हमारी मुकम्मल हो जाती है किसी दावे की, तो फिर हम उस सूट को एक फाइल की शक्ल में मुरतब करके, जो हमें ऑर्डर 6 के अंदर प्लीडिंग की बाबत बात की गई, उस प्लीडिंग में प्लेंट भी आता है। प्लेंट को ऑर्डर 7 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड डील करता है। तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आप अलोंग विद जो है अपने दावे के साथ एक एड्रेस फॉर्म लगाएंगे, जिसको हम उर्दू में फर्द पता कहते हैं। फिर हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं, जिसको हम पेश करदा कहते हैं, कि मैं अपने दावे के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच कर रहा हूं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पे मैं रिलाई करूंगा, इनहिसार करूंगा, वो भी आपने फॉर्म साथ लगाना है। फिर आपने उन डिफेंडेंट्स को तलब करने के लिए जो हम तलबी फॉर्म तलबाना जिसे हम कहते हैं, अलोंग विद द नोटिसेस एंड द समन, वो हमने अटैच करने हैं उस दावे के साथ। और उसके बाद उस फाइल पूरी को बनाकर हमने जो सीनियर सिविल जज होगा, उसके जो सीओसी जो वहां पर होता है, उसके पास चले जाएंगे, उस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पास, तो उसको जाके हम वो फाइल दे देंगे। वो उस फाइल को, वो उस आपके दावे को अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेगा और मार्किंग पर्पस के लिए उस सीनियर सिविल जज के पास या इंचार्ज जज तहसील की सूरत में उनके पास वो फाइलें इकट्ठी भेज दी जाती हैं। मार्किंग के टाइम पर मार्किंग क्या है कि आपके दावा को किस जज साहब के पास मजीद भेजना है, क्या वो जज साहब ने खुद सुनना है या किसी और जज साहब को वो आपकी फाइल एलोकेट करनी है। तो दैट इज कॉल्ड द मार्किंग। वहां पे इंस्टीट्यूशन होने के बाद अगर किसी और अदालत में वो फाइल गई है या उसी अदालत में गई है, तो अब सीओसी से, उस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के ऑफिस से निकलकर आप फाइल कोर्ट में आ गई। कोर्ट में आती है तो सबसे पहला जो हुक्म होता है वो जज साहब, आप अमूमन अपनी जुडिशियल फाइल्स को निकलवा कर देखिएगा, वहां पर लिखा होता है बाद अज कैफियत पेश हो, कि सबसे पहले रीडर ऑफ द कोर्ट ने कैफियत करनी है, एक डिटेल नोट देना है, उसको रजिस्टर करना है दावे को, और फिर उसके बाद नोट देना है कि इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लगे हैं, कौन कौन से फॉर्म साथ लगे हैं, क्या वो तमाम चीजें जो साथ लगी हैं उनकी एक रिपोर्ट मरतब करके फिर फाइल अगेन पुट अप करनी है बिफोर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो जज साहब, उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या इस दावे के साथ कोई टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन है। आपका मेन दावा हुआ, उस दावे के साथ आप अगर टेम्परेरी इंजंक्शन, फौरी तौर पर कोई इंजंक्शन सीख करना चाहते हैं तो आप टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगाते हैं। तो अगर वो टेम्परेरी इंजंक्शन की आपकी एप्लीकेशन है तो सबसे पहले उसको टेकअप किया जाएगा, और टेकअप करते हुए जज साहब डे 1 उसके ऊपर या तो वो स्टे ग्रांट करेंगे या वो स्टे रिफ्यूज करेंगे। दोनों सूरतों के अंदर वो टेम्परेरी इंजंक्शन का फैसला होगा। लेकिन ये दरखास्त का फैसला
प्राइवेट इंडिविजुअल्स की सूरत में उसी दिन होगा। अगर इसके अंदर स्टेट हो, गवर्नमेंट के खिलाफ आपको स्टे लेने जा रहे हैं, तो फिर नोटिस गवर्नमेंट को करना जरूरी है। और यह भी हमें ड्राफ्टिंग के अंदर देखना है कि अगर हम गवर्नमेंट के खिलाफ केस करते हैं तो किस किस को पार्टी बनाना है। अगर कोई एलियन कर रहा है तो क्या वो एलियन सूट फाइल कर सकता है, और अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन एम्बेसडर्स वगैरह के खिलाफ है तो वो किस तरीके से है। ये भी हमें हमारे लॉ के अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि इन दावाजात को कैसे किया जाता है। मैं उसी अपनी बात पे आता हूं कि टेम्परेरी इंजंक्शन का मैंने दरमियान में से गवर्नमेंट वाली बात आ गई तो मैंने कहा उसको भी आपको एलैबोरेट करता जाऊं। तो टेम्परेरी इंजंक्शन के बाद अदालत जो है वो नोटिस सर्विस का कहती है कि दूसरी पार्टी को अब इतला देनी है। अब देखिए, अब इसमें दो चीजें बन गई, एक टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन और एक मेन दावा। अब इन दोनों के लिए अलग अलग प्रोसीडिंग है। जो मेन दावे के अंदर जब भी डिफेंडेंट को तलब किया जाता है तो वो समन के जरिए तलब किया जाता है, और जो आपकी टेम्परेरी इंजंक्शन की दरखास्त है या किसी भी दरखास्त के सिलसिले में अगर किसी शख्स को तलब किया जाए तो वो बजरिया नोटिस किया जाता है। और अमूमन आप ऑर्डर्स के अंदर, आप प्रिलिमिनरी ऑर्डर्स के अंदर ये देखते हैं कि वहां पर लिखा होता है सर्विस थ्रू समन एंड नोटिस टू द डिफेंडेंट। वो इसीलिए लिखा होता है कि मेन दावे के लिए समन जारी होंगे और दरखास्त के लिए नोटिस जारी होंगे। इसका मतलब कि दोनों चीजें ही जारी होंगी। तो उसके बाद डिफेंडेंट को, और अगर आप ये प्रोसेस फीस जमा नहीं करवाते, प्लेंटिफ जो है उसके लिए प्रोसेस फीस जो है, उस समन्स को, नोटिस को भेजने की जो फीस है, नॉमिनल सी फीस है, वो अगर जमा नहीं करवाई जाती तो उस सूरत हाल के अंदर आपका दावा जो है वो खारिज कर दिया जाएगा, जिसे कहते हैं अदम तलबाना, कि तलबी का आपने प्रोसेस जमा नहीं करवाया तो कोर्ट ने आपका वो खारिज कर दिया। और इसी तरह अगर अदालत वो फर्स्ट डेट के बाद नोटिस समन आते हैं वापस, तो उसमें भी फिर एक प्रोसेस है कि अदालत चस्पांदगी का हुक्म कर सकती है कि डिफेंडेंट के जाके दरवाजे के ऊपर इस नोटिस को चस्पा कराएं, इस समन को चस्पा कराएं। एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज, अगर वो फिर भी नहीं आता तो न्यूज़पेपर के अंदर उसका जो है वो एडवर्टाइज कर दिया जाएगा कि ये अगर डिफेंडेंट कहीं भी पेश होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसके खिलाफ फिर एक्स पार्टी कर दी, और अदालत फिर एक्स पार्टी का हुक्म दे देती है अगर डिफेंडेंट पेश ना हो। और अगर डिफेंडेंट पेश होता है तो वो ऑर्डर 8 के तहत अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा। उसने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है कि मैं इस दावे के बारे में क्या मैं अपना हक रखता हूं या मेरा मौकफ क्या है, वो उसने अपना जवाब दावा फाइल करना है। और उसी तरह जो रिक्वायरमेंट प्लेंट के लिए थी कि अलॉन्ग विद दी फर्द पता, अलॉन्ग विद दी रिलायंस लिस्ट एंड दी पेश करदा, वो तमाम चीजें उसने अपने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ भी डिफेंडेंट ने भी लगानी है। और अगर वो नहीं लगाता तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि वो उसका क्या नुकसान होगा। और इसी तरह जब ये आपका प्लेंट भी आ गया, रिटर्न स्टेटमेंट भी आ गया, तो फिर क्या होगा, उसकी फाइल को एग्जामिन किया जाएगा और उस दावे की फाइल के अंदर एग्जामिन करके फिर अदालत जो है जो पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी होंगे, दोनों पार्टीज के दरमियान जो पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी हैं, सपोज जैसे मैंने कहा कि मैं कहता हूं कि मैंने 10,000 रुपया किसी से लेना है और दूसरा शख्स कहता है मैंने कोई इसका पैसे नहीं देने हैं, तो अब इस पॉइंट के ऊपर एक इशू फ्रेम होगा कि वेदर प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू रिकवर 10,000 रुपीज फ्रॉम द डिफेंडेंट। ये एक ओपीपी, अब ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन द प्लेंटिफ। इसी तरह अगर डिफेंडेंट कहता है कि मैंने जो है कोई वो काज ऑफ एक्शन का ऑब्जेक्शन लेता है, टाइम बार्ड का इशू लेता है, तो अब इसके ऊपर उसकी तरफ से वेदर द सूट इज टाइम बार्ड, ओपीडी, ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन द डिफेंडेंट बनेगा। तो ये इस तरह पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सीज बनते हैं। और इन पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सीज के बाद जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस है, विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज, पार्टीज ने लिस्ट ऑफ विटनेस देनी होती है। जो लिस्ट ऑफ विटनेस देनी होती है वो इसलिए जरूरी होती है कि आप प्राइवेट गवाहान को तो खुद से पेश कर के सो दैट कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स किसी अदारे से, किसी भी शख्स से मंगवाना है, तो हम उसको अगर लिस्ट ऑफ विटनेस के अंदर दर्ज नहीं करेंगे तो हम कल को उसको
तलब नहीं करवा सकेंगे, उस रिकॉर्ड को तलब नहीं करवा सकेंगे। इसके बाद एविडेंस की बारी आती है कि दोनों पार्टीज अपनी एविडेंस लिस्ट ऑफ विटनेस दाखिल करने के बाद अदालत एक तारीख मुकर्रर करती है। सबसे पहले प्लेंटिफ की एविडेंस को रिकॉर्ड करने की तारीख मुकर्रर करेगी। उसमें जो प्लेंटिफ होगा वो अपने इंडिपेंडेंट प्राइवेट विटनेसेस जो है वो उनके बयानात रिकॉर्ड करवाएगा। डिफेंडेंट के कौंसल उनको क्रॉस एग्जामिन करेंगे। फिर अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके कब्जा में है तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे। तलबीदा गवाहान, जिसका अभी हमने लिस्ट ऑफ विटनेस में जिक्र किया, उन गवाहान को अगर तलब करवाना है तो वो तलब करवाए जाएंगे। और यही प्रोसेस फिर इसके बाद पहले प्लेंटिफ की एविडेंस कंक्लूड होने के बाद, मुकम्मल होने के बाद, फिर उसके बाद डिफेंडेंट यही प्रोसेस अडॉप्ट करेगा। डिफेंडेंट अपने प्राइवेट गवाहान को, फिर तलबीदा गवाहान को अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो दाखिल करेगा। और इस प्रोसेस के बाद फिर अदालत एक डे फिक्स करेगी फॉर द पर्पसेस ऑफ द फाइनल आर्गुमेंट। और फाइनल आर्गुमेंट के अंदर दोनों फ्रीकैन जो है वो उस प्लीडिंग को कोर्ट के सामने रखेंगे, उसके मुताबिक आने वाली शहादत को अदालत के सामने रखेंगे और लॉ को सामने रखेंगे कि ये फलां बात के ऊपर फलां लॉ ये कहता है, फलां अदालत आलिया की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कहती है। तो उस तमाम चीजों के ऊपर अदालत को असिस्ट करेंगे। और फिर अदालत जो है उन आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद एक डे या उसी दिन या उसके बाद एक डे फिक्स कर देगी फॉर द पर्पसेस ऑफ जजमेंट। और ये फाइनल आर्गुमेंट के जो है और जजमेंट देने का जो टाइम पीरियड है ये भी लॉ ने तयन किया है कि वो 1 माह से ज्यादा का अरसा ना हो गया हो। अगर 1 माह से ज्यादा का अरसा हो गया हो तो अदालत बाउंड है उस दोबारा आर्गुमेंट सुनने की, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने की। और फिर अदालत जो है वो अपना फैसला देगी, जिसको इंग्लिश के अंदर जजमेंट कहा जाता है। जजमेंट इज ऑलवेज इन डिटेल जो डिसीजन होता है, दैट इज कॉल्ड द जजमेंट। और उसका जो क्रक्स होता है दैट इज कॉल्ड द डिक्री। और हमेशा किसी भी जजमेंट के साथ डिग्री जो होती है वो लाजम मलजूम है। और इसीलिए जब भी हम फिर उसकी अगर दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ हुआ हो वो या जिसका दावा खारिज हुआ हो, दोनों सूरत हाल के अंदर अगर वो अपील फाइल करते हैं, सेकंड अपील फाइल करते हैं, रिवीजन है, व्हाट्सएवर दी जो रेमेडीज लॉ ने फ्राहम की हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो फिर अदालत ने अब नए कानून के मुताबिक, पहले से हमें एग्जीक्यूशन अलग से फाइल करनी होती थी, लेकिन अब अदालत ने कानून ने एक नया प्रोसेस दे दिया कि इटसेल्फ जो है उसी जजमेंट और डिग्री और उस दावे की प्रोसीडिंग को कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू एन एग्जीक्यूशन। कि अब अदालत ने जो आपको कोई रिलीफ दिया है वो अब इन एक्चुअल सेंस भी दिलवाए। तो उस पर्पज को जो होता है वो हम एग्जीक्यूशन कहते हैं कि जो अदालत ने फैसला दिया उस जजमेंट एंड डिग्री की अब इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए। तो वो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस जो है वो भी अलग से चलता है। फिर उसके अंदर भी डिटेल है कि वो प्रोसेस किस तरह से है, अरेस्ट एंड डिटेंशन है, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज है। तो ये हर एक टॉपिक जो है, प्लीडिंग को ले लें अलग टॉपिक है, अगर हम ड्राफ्टिंग को ले लें अलग टॉपिक है, एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस अलग टॉपिक है। तो ये टॉपिक्स अलग अलग से भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो लेकिन अभी इसको एक क्रक्स की सूरत में हमने तमाम स्टेजेस को डिस्कस करना था, इसलिए शॉर्टली सा एक लेक्चर बनाया। तो अगर ये हम्बल एफर्ट आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स कीजिए कि जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर आप चाहते हैं कि कोई वीडियो लेक्चर बनाया जाए तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। आपके कमेंट्स जो हैं और आपकी लाइकिंग जो है वो मुझे बूस्ट करती है कि मैं ये इस हम्बल एफर्ट को कंटिन्यू रखूं। थैंक यू वेरी मच।